हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार हिस्टोरिकल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बिहार पुलिस कांस्टेबल का ये सेट नंबर 2 है। चलिए बढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट दिवस हैं जो इस प्रकार हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। और इसी दिन ही विवेकानंद जी के जन्मदिन था, इसीलिए विवेकानंद जी के जन्मदिन पर ही 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग और एमजी रनाडे ने किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग और एमजी रनाडे ने मिलकर किया था। देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग एवं एमजी रनाडे ने किया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने किया था। और आर्य समाज का प्रसिद्ध पुस्तक एक है सत्यार्थ प्रकाश। यानी प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग और एमजी रनाडे, और आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने किया था। ठीक है, और आर्य समाज की प्रसिद्ध पुस्तक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में। तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया के एक जावा द्वीप है, इंडोनेशिया में एक द्वीप है जावा द्वीप, पर एक बोरोबुदुर का स्तूप है। यह स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है। आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा स्तूप क्या है तो बोरोबुदुर का स्तूप है। बौद्ध धर्म में मंदिर को चैत्य कहा जाता है। यानी बौद्ध धर्म में मंदिर को क्या कहा जाता है? चैत्य कहा जाता है। और कार्ले का चैत्य भारत का सबसे बड़ा चैत्य है। आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा चैत्य क्या है तो कार्ले का चैत्य जो महाराष्ट्र में है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया, यानी बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया और किसने रद्द किया? तो बंगाल विभाजन को रद्द किया था लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय द्वारा। ठीक है, तो बंगाल विभाजन किसने रद्द किया? तो लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय ने किया था। चलिए, जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, यानी दिल्ली दरबार में एक आयोजन किया गया था 1911 में। तो आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली दरबार में कब आयोजन किया गया था तो 1911 में आयोजन किया गया था। और दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम और रानी मैरी, यानी ब्रिटिश के राजा जॉर्ज पंचम और रानी जो मैरी आई थी, उसी समय 1911 में ही 2 काम किए गए। एक बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और दूसरा 1911 में ही घोषणा कर दिया गया कि भारत की जो राजधानी रहेगी वो दिल्ली रहेगी। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि बंगाल विभाजन हुआ कब था? तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। और किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। अगर आपसे पूछा जाए बंगाल विभाजन किया किसने था तो लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को। और बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया? तो लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय ने इनको रद्द किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है?
क्वेश्चन का पढ़िएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो जो निजता का अधिकार है वो अनुच्छेद 21 में रखा गया है। ठीक, तो सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूलभूत अधिकार माना है। अनुच्छेद 21 कहता क्या है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कानून द्वारा ही वंचित किए जाएंगे। ठीक है, जिसमें मान सम्मान के साथ जीना, साफ स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, पर्यावरण, अच्छा पर्यावरण, यह सब इसके अंतर्गत रखा गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि किसी भी परिस्थिति में, यानी आपातकाल लगे या कुछ भी लगे, कैसे 3 प्रकार के आपातकाल हैं, जैसे नेशनल आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल है। तो किसी भी परिस्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस अनुच्छेद को किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव रक्त का पीएच मान, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ऐसे मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4, या एग्जाम में कभी कभी 7.4 से 8 के बीच भी दिया रहता है। तो लगभग में हम सब मानते हैं मानव रक्त का पीएच मान जो है 7.4, यानी 7.5 से लेके 8 के बीच इसे मानते हैं। पीएच स्केल क्या, पीएच स्केल से क्या समझते हैं? तो पीएच का स्केल को किसने बताया था? तो पीएच स्केल के बारे में एक सोरेंस वैज्ञानिक है, उसने पीएच स्केल के मान के बारे में बताया था। और कुछ इम्पोर्टेंट जो है, जैसे समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। और पीएच मान, जैसे पीएच मान में 14 अंकों को डिनोट किया गया है, 0 से लेकर 14 अंक। अगर पीएच 7 से कम हो, जैसे 7 से कम होगा तो वो चीज़ अम्लीय होगा। अगर पीएच 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय होगा। अगर वो बीच में होगा, यानी 7 के बराबर होगा, तो उदासीन होगा। तो समझ गए हैं कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.5 से 8, यानी 7.4 हम सब कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद ने किया था। किसने किया था? गुरु अंगद ने किया था। यह सिख के जो गुरु अंगद थे, यह सिख के दूसरे गुरु थे। ये दूसरे गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जो अंतिम गुरु थे, जैसे सिख के लगभग 10 गुरु हैं, नहीं, सिख के 10 गुरु हैं। कौन कौन से गुरु हैं देख लीजिए। एक आपका है, पहला है गुरु नानक, दूसरा गुरु अंगद, तीसरा अमरदास, चौथा रामदास, पांचवा अर्जुन देव, छठा गुरु गोविंद सिंह, नहीं, छठा हरगोविंद, सातवां हरराय और आठवां हरकिशन, नौवां तेग बहादुर और 10वां गुरु गोविंद सिंह। तो ये जो गुरु अंगद जो हैं, गुरु अंगद सिख के दूसरे गुरु हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपका जो गुरु गोविंद सिंह ने जो अंतिम गुरु थे, वो 5 ककार दिए थे, केस, कंघा, कृपान, कच्छा और करा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो हड़प्पा जो स्थल है वो रावी नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक, उसके बाद है आपका क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो कौन से हैं? तो रावी नदी के तट पर है। तो हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा थी पाली। भाषा क्या थी? पाली थी। आपका जो प्रथम, जैसे गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो प्रथम उपदेश दिए थे आपका सारनाथ में,
सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। और अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? तो अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिए थे। लेकिन ये जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध की जो भाषा पाली थी, लेकिन आपसे पूछा जाए कि महावीर की भाषा क्या थी? तो भगवान महावीर की भाषा था अर्धमागधी। क्या थी? अर्धमागधी। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराज्य परिषद का गठन करता है? निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्यीय परिषद का गठन करता है? तो आपका आंसर है राष्ट्रपति। ठीक, तो राष्ट्रपति ही अंतरराज्यीय परिषद का गठन करता है। अंतरराज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है किस आर्टिकल के थ्रू? तो अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। और अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, अंतरराज्यीय परिषद एक ऐसा संस्था है जिसमें मुख्यमंत्री भी, यानी हर स्टेट के मुख्यमंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा अंतरराज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति। उसके बाद अंतरराज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और अंतरराज्यीय के परिषद के सदस्य जो होते हैं हर स्टेट के मुख्यमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? यानी शैल जो है आग्नेय चट्टान नहीं है। तो शैल क्या है? एक परतदार चट्टान है। ठीक, उसके बाद आग्नेय चट्टान ज्वालामुखी के फटने से, आग्नेय चट्टान जो होता है कैसे बनता है? तो आग्नेय चट्टान जब ज्वालामुखी फटने से उसमें से जो लावा और मैग्मा निकलता है वही बाहर आके जम जाता है, तो वही आग्नेय चट्टान का रूप ले लेता है। और शैल एक परतदार चट्टान है और शैल से स्लेट का निर्माण होता है। शैल से स्लेट का निर्माण होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह क्या होता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत्र होता है। क्या होता है? चैत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा षड्यंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? कौन सा षड्यंत्र तरल पदार्थ के गुरुत्व को मापता है? तो इसका आपका आंसर है, इसका आंसर आपका होगा ग्रेवोमीटर। क्या होगा? ग्रेवोमीटर। कौन सा षड्यंत्र विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो ग्रेवोमीटर होगा। ठीक है। अब हाइग्रोमीटर का क्या काम है? तो हाइग्रोमीटर का काम है द्रवों का अपेक्षिक घनत्व। देखिए इसमें दो क्वेश्चन में बच्चा बराबर फंसता है। एक होता है हाइड्रोमीटर, एक होता है हाइग्रोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि तो हाइग्रोमीटर अगर बोलेगा तो वायुमंडलीय आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी। अगर हाइड्रोमीटर पूछा जाए आपसे तो द्रवों का अपेक्षिक घनत्व। ड्रो माने पानी होता है, तो पानी माने द्रव एक लिक्विड चीज़ है। तो हाइड्रोमीटर अगर आपसे पूछेगा तो द्रवों का अपेक्षिक घनत्व। अगर आपसे पूछा जाए हाइग्रोमीटर तो आप बोलिएगा वायुमंडलीय आर्द्रता। और एक होता है गायरोस्कोप। तो गायरोस्कोप जो होता है, जो घूमती हुई वस्तु, चक्का जो घूम रहा है तो घूमती हुई वस्तुओं का गति उससे मापा जाता है। किससे? तो गायरोमीटर से घूमती हुई वस्तु की गति मापी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। कृषि किस सूची का विषय है? कृषि किस सूची का विषय है? तो कृषि जो आपका है ये राज्य सूची का विषय है। किसका है? तो कृषि राज्य सूची का विषय है। ठीक है। कृषि में और से विषय जैसे आते हैं, कृषि है आपका जेल हो गया, पुलिस हो गया, राजस्व हो गया, भूमि राजस्व, ये सब राज्य सूची के विषय हैं। तो हम जानते हैं सूची कितने हैं? तो सूची 3 है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने सब्जेक्ट हैं यानी कितने विषय हैं? तो संघ सूची में आपका जो है 100 है, 100 विषय है। राज्य सूची में कितना है? 61 विषय है। और समवर्ती सूची में कितना? 52 विषय है। ठीक है। तो कृषि राज्य सूची का विषय है। और बहुत इंपॉर्टेंट, समवर्ती सूची के कौन कौन से विषय हैं? तो शिक्षा हो गया,
वन हो गया, नापतौल, वन्य जीव, पक्षियों का संरक्षण करना, न्याय का प्रशासन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद कैसे त्याग सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद कैसे त्याग सकता है? तो इसका आपका आंसर होगा राष्ट्रपति को पत्र लिखकर। राष्ट्रपति को पत्र लिखकर ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद से त्याग पत्र दे सकते हैं। ठीक है, संसद की सिफारिश पर जैसे उसको हटाने का प्रावधान कैसे है, उसको कोई भी इतना आसानी से नहीं हटा सकता, उनको महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जाता है। सो संसद की सिफारिश पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करती है? तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन आपको त्याग पत्र अगर देना है तो राष्ट्रपति को लिखकर देना पड़ेगा आपको। ठीक है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे नियुक्त करते हैं? तो कॉलेजियम, आपसे पूछा जाएगा, कॉलेजियम एक वो है, कॉलेजियम के तहत सिफारिश पर नियुक्त करते हैं। तो कॉलेजियम क्या है? तो कॉलेजियम का मतलब होता है जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में उसमें से वरिष्ठ न्यायाधीशों की एक समिति बनी होती है, तो वही उनको क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कॉलेजियम के सिफारिश पर ही नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ आपको हम बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका है, निर्वाचन आयुक्त को पद से कौन हटा सकता है? निर्वाचन आयुक्त को पद से कौन हटा सकता है? तो निर्वाचन आयुक्त को पद से इनमें से कोई नहीं, इसका जो आंसर है कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं हटा सकता है। देखिए इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा ही इसको हटाया जा सकता है। और पूछेगा निर्वाचन आयुक्त की चर्चा किस भाग में है? तो निर्वाचन आयुक्त की चर्चा भाग 15 में है। आर्टिकल कितने में है? तो 324 से 329 के बीच में निर्वाचन का उल्लेख है। निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो समझ में आ गया कि निर्वाचन, क्वेश्चन क्या है, निर्वाचन आयुक्त पद से कौन हटा सकता है? तो इनमें से कोई नहीं हटा सकता है। ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त जब सिफारिश करेगा तब जाके वो राष्ट्रपति इनको हटाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कह रहा है कि राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है। हाँ है, राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। सही बात है, इनमें से 1/3 सदस्य 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। राज्यसभा का गठन 1958 में किया गया था, ये बिल्कुल गलत है। राज्यसभा का गठन किया गया था 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। तो आपका सी आंसर जो है गलत है। ठीक है, और राज्यसभा के 12 सदस्य मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। एकदम सही है, राष्ट्रपति के 12 मेंबर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो आप सब ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। तो 1498 ईस्वी में वह केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए वहाँ उनको एक गुजराती व्यापारी मिलता है। व्यापारी का नाम था अब्दुल मनीर। ठीक है, उनकी सहायता से वो क्या करते हैं, भारत आते हैं। और भारत कहाँ आते हैं? कालीकट। लेकिन जब वो आते हैं तो फिर वो लौट जाते हैं, कुछ मसाले खरीदारी करके वो दोबारा पुर्तगाल लौट जाते हैं। जब वो लौटे तो देखा कि जो सामान यहाँ से ले गए थे उनका 60 जितना में उन्होंने खरीदा और जो आने जाने का भाड़ा लगा सब काट के उनको 60 गुना प्रॉफिट हुआ। इसीलिए वो 1502 में दोबारा वो वास्को डी गामा आए थे। तो पूछेगा वास्को डी गामा 1498 में फर्स्ट बार आए थे और दूसरी बार 1502 में आए थे। और वास्को डी गामा की जो मृत्यु है ना
1524 में मलेरिया से हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका जो है, अगला प्रश्न क्या है, चाणक्य को इस नाम से भी जाना जाता था, यानी चाणक्य के बहुत सारे नाम हैं, चाणक्य का नाम एक विष्णुगुप्त है। क्या है? विष्णुगुप्त। तो आपका आंसर है विष्णुगुप्त। चाणक्य का पठन पाठन कहाँ हुआ? तो चाणक्य की पढ़ाई तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुआ। चाणक्य को किसने पाला पोसा? तो चाणक्य को उनकी माता ने शिक्षा दिया और पाला पोसा। और चाणक्य द्वारा एक लिखित पुस्तक है अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र, एक पुस्तक उसने चाणक्य ने लिखा है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के लोकसभा या राज्यसभा में कुल सदस्यों का कितना भाग कोरम होता है? पहले कोरम होता क्या है आप लोग जानते हैं? जैसे आप कहीं भी, जैसे कहीं भी 50 मेंबर हैं, चाहे आप कहीं भी कोई संगठन बनाते हैं या आप संगठन में 50 मेंबर रखे हुए हैं, तो क्या होता है कि एक निश्चित किया गया है कि कम से कम एक बने 50 का 1/10, 50 का 1/10 यानी वो कोरम हो गया। तो कम से कम 5 मेंबर अगर उसमें रहेंगे तब जाके ही वहाँ का जो सदन स्टार्ट होगा, यानी जो भी काम के लिए वहाँ बैठे हैं तो 5 मेंबर उपस्थित होंगे तभी जाके कार्यवाही स्टार्ट होगी। ऐसे ही लोकसभा और राज्यसभा में एक सीट को तय किया गया है, कोरम को तय किया गया है। हम जानते हैं कि लोकसभा में 550 सीट लगभग है और राज्यसभा में अधिकतम 250 सीट है। तो जितने भी सीट है उनका 1/10 अगर उपस्थित है लोकसभा हो या राज्यसभा में, तभी जाके वो कार्यवाही स्टार्ट होगी। अगर मान लेते वो नहीं है तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति उनको क्या कर सकता है? तो उनको जो है ना, उनको सेवा को, सदन को स्थगन कर सकता है या निलंबित कर सकते हैं। तो अगर पूछेगा कोरम का किस आर्टिकल में कोरम के बारे में बोला गया है, तो कोरम के बारे में आर्टिकल 100 में इस बात को कोरम कहिए या गणपूर्ति का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा बी, 1/10। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ था आपका बांकीपुर में। बांकीपुर यानी बांकीपुर पटना। ठीक, ये पहला अधिवेशन हुआ कब था? तो बिहार में पहला अधिवेशन 1912 में किया गया था। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो बांकीपुर उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे रघुनाथ मुधोलकर। तो आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? तो 1912 में किया गया था। इनके अध्यक्ष कौन थे? तो इनके अध्यक्ष रघुनाथ मुधोलकर थे। यहाँ के महासचिव कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। और हुआ कब? 1912 में। कहाँ पर? तो बांकीपुर में किया गया था। और एक और इम्पोर्टेंट, 12 में बांकीपुर में किया गया था और बिहार में एक और अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वो क्या है? गया अधिवेशन। तो 12 में हुआ था बांकीपुर और 1922 में गया अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास। ठीक है, चलिए आपको भी मालूम होगा कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में किया गया था। और इनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इनके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और प्रथम अधिवेशन हुआ कहाँ था? तो प्रथम अधिवेशन आपका जो है मुंबई में किया गया था। ठीक है, चलिए तो इसका आपको आंसर हो जाएगा बांकीपुर। चलिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय मूल अधिकार नहीं है? यानी ए में कानून के समक्ष समानता, ये आपका मूल अधिकार है। अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, ये नहीं है। क्या अपना शिक्षण संस्थान आप कहीं नहीं बना सकते हैं? धर्म की स्वतंत्रता, हाँ धर्म की स्वतंत्रता है, आप जिसको मन वो धर्म अपना सकते हैं। भाषण देने की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी भाषण दे सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं, यानी सभी है। लेकिन आपका जो आंसर जो है बी, वो नहीं है, यानी अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध है। ठीक है, चलिए आप जानते हैं कि मूल संविधान जो है, मूल संविधान यानी मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, और संविधान के भाग 3 में यानी अनुच्छेद 12 से 35 में उसका उल्लेख है। कौन कौन से मौलिक अधिकार है? देखिए, समानता का अधिकार,
स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब कितने मौलिक अधिकार थे? तब हमारे 7 मौलिक अधिकार हैं। लेकिन अभी वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में अभी 6 मौलिक अधिकार हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है? किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है? तो आपका जो है, आपका आंसर है मोनेरा। मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। मोनेरा एक प्रमुख क्या है? प्रोकैरियोटिक है। क्या है? प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक एक आदिम कोशिकाएं होती है, इसमें कोशिकांग नहीं पाया जाता है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इसका जो प्रोकैरियोटिक का जो विभाजन होता है वो समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। इसमें कितने राइबोसोम पाए जाते हैं? तो इसमें 70 एस राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन आपका है कि किस के में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है? तो मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। ठीक। फिर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सिंधु की सहायक नदी नहीं है? यानी एक में हो गया झेलम, दूसरा में चिनाब, सी में हो गया श्योक और डी में हो गया धनसिरी। यानी निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा नदी है जो सिंधु की सहायक नदी है? नहीं है। तो आपका आंसर जो इसका हो जाएगा, आपका आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। धनसिरी जो है, धनसिरी ये किसकी सहायक नदी है? तो धनसिरी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक। और सिंधु नदी की सहायक नदी जो भारत में कौन कौन है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। लेकिन सिंधु नदी जो बाहर से, जैसे भारत से बाहर जो सहायक नदी सब है वो कौन कौन है? तो आपका जो हो जाता है जैसे श्योक, स्वात, काबुल और गोमल, ये सब अपने भारत के बाहर, क्योंकि सिंधु निकलती है तिब्बत से, एंट्री करती है भारत में, फिर वहाँ से क्या भारत से निकल के पाकिस्तान में जाती है। तो जब सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के एक झील है मानसरोवर झील, वहाँ से निकलती है। और वहाँ पर एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर का नाम है बोखरचू ग्लेशियर। अगर आपसे पूछा जाए कि मानसरोवर झील के पास कौन सा ग्लेशियर है, तो बोखरचू ग्लेशियर है। और वहीं से हमारा एक नदी सिंधु नदी निकलता है। और वहीं पर एक कैलाश पर्वत है, बोखरचू ग्लेशियर है, और ग्लेशियर के नीचे मानसरोवर झील से हमारा सिंधु नदी निकलता है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है वो कहाँ स्थित है? तो आप जानते हैं लोकटक झील जो होता है मणिपुर में स्थित है। कहाँ है? मणिपुर में, मणिपुर में स्थित है। लेकिन लोकटक झील पर तैरते हुए जो छोटे छोटे द्वीप हैं, छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, उन्हें स्थानीय भाषा में फुमडी कहते हैं। जैसे जो आपका लोकटक झील है उसमें बीच बीच में एक द्वीप है, उस द्वीप को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? फुमडी कहते हैं। लोकटक झील विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील है। तैरता हुआ उद्यान केबू लामजाओ, उसमें एक उद्यान बना हुआ है। उस उद्यान का नाम क्या है? लोकटक झील के अंदर में एक उद्यान बना है, उस उद्यान का नाम है आपका केबू लामजाओ नेशनल पार्क। लोकटक झील कहाँ पर है? लोकटक झील को मणिपुर का जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।